नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। स्वागत 29 जुलाई 2025। आज है ट्यूसडे का दिन और दोस्तों आज के दिन आपको मार्केट में की लेवल पर रिवर्सल दिखाई पड़ा है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक की गिरावट के बाद आज के दिन हमको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मार्केट आज के दिन भी एक नेगेटिव नोट पर ही ओपन हुआ था, लेकिन बाय अप्रॉक्सीमेटली 12 o'clock मार्केट में रिवर्सल होना शुरू हो गया था। और आज है 29 जुलाई और एक्सपायरी है 31 जुलाई को। 31 जुलाई तक मंथली एक्सपायरी के चलते आपको शॉर्ट कवरिंग भी बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब इंटरेस्टिंग लेवल दोस्तों है, अगर हम लोग बात करें आज के दिन का, सो आज के दिन का जो हाई था दैट वाज समवेयर क्लोज टू 56,250। तो कल के दिन आपकी नज़रें होनी चाहिए 56,250 के लेवल पर। 56,250 अगर ब्रीच करता है तो यहां से हमको और भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। सिमिलरली निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल 24,800 के ऊपर निफ्टी 50 ने आज के दिन क्लोजिंग दी है, थैंक्स टू रिलायंस, जिसने कि आज सॉलिड अपसाइड दिखा करके निफ्टी 50 में एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर किया है। निफ्टी 50 के चार्ट को भी स्टडी करेंगे, उसके लेवल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन 56,000 के लेवल्स को तो सर्वाइव किया ही किया, साथ में एक स्ट्रॉन्ग नोट पर क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज के दिन हमको बाइंग दिखाई पड़ रही थी। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं जिनका भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एज यू कैन सी मॉर्निंग में हिकअप्स थे। मॉर्निंग में करीब 11 बजे तक आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर हायर एंड देयर आफ्टर समवेयर क्लोज टू 12-12:30 मार्केट में हमको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी। शॉर्ट कवरिंग क्यों दिखाई पड़ी? क्योंकि अभी तक जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, दो ही ऑप्शंस हैं, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस। ईदर यू बुक योर प्रॉफिट्स फ्रॉम दो शॉर्ट पोजीशंस क्योंकि एक्सपायरी 2 दिन बाद है, या फिर आप अपनी पोजीशन से रोल ओवर करते हैं। रोल ओवर करते हैं तो आप अपनी पोजीशन से प्रॉफिट को बुक करते हैं और नई शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। इन बोथ द केसेस यू हैव टू बुक योर पोजीशंस। और जब कभी भी आपने पुट बाय कर रखा है और अगर आप पुट को अगर आपने पुट को बाय कर रखा है तो पुट को दैट हैपेंस टू बी अ बुलिश पोजीशन। सिमिलरली अगर कॉल सेल कर रखी है तो अगर आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है तो फिर आप क्या करेंगे? कॉल को बाय करेंगे। और कॉल को बाय करना एक बुलिश पोजीशन ट्रिगर होती है। दैट इज द प्रिसाइज रीजन हाउ शॉर्ट कवरिंग हैपेंस। फिलहाल अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, सो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10.5 पॉइंट्स अप। यूरोपियन मार्केट्स में आपको माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी माइल्डली पॉजिटिव है। सो ग्लोबल मार्केट्स में हर जगह हरियाली दिखाई पड़ना एक बहुत ही सुकूनदायक एहसास दिलाता है और काफ़ी सुकून मिलता है देख करके जब हर जगह हरियाली हो। सावन का महीना भी चल रहा है तो लेट्स होप कि जो एक्सपायरी है वो सावन की तरह हरी हरी गुजरे। अगर आप पूछें दोस्तों आज के दिन जिन स्टॉक्स में सॉलिड तेजी दिखाई पड़ रही थी, अगर हम लोग बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो अपार इंडस्ट्रीज 11.5% अप। दोस्तों जो लोग हमसे 2022 से एसोसिएटेड है, दे आर वेरी वेल वेयर वी हैव बीन बुलिश ऑन अपार इंडस्ट्रीज लाइक एनीथिंग। और इनफैक्ट हम लोगों ने स्टॉक को तो करीब 4,500 तक कवर भी किया है। और उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपार इंडस्ट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली 6,500 से 7,000 के बीच में पोजीशन क्रिएट करी थी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने पहले। अपार इंडस्ट्रीज ने आउटस्टैंडिंग नंबर्स पोस्ट किए हैं और आज के दिन स्टॉक 11.5% के आसपास ऊपर था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज डाटा सेंटर का स्टॉक है, आज के दिन 8% ऊपर था। एप्पल, वेल्सबर्न कॉर्पोरेशन, टाटा केमिकल। एप्पल जिसको कि हम लोग वी हैव बीन कॉलिंग इट दी इंडियाज़ गूगल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकें, एप्पल इज़ दी ओनली कंपनी जो कि लिस्टेड है। एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, जेन टेक्नोलॉजीज 5% डाउन, होम फर्स्ट वाज आल्सो क्लोज टू 5% डाउन, SBFC, सफायर, IEX वर दी अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें कहाँ पर हमें आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट 1 वीक, तो ओलेक्ट्रा करीब 13% के आसपास ऊपर है इन लास्ट 1 वीक। एटर्नल 12.5-13% के आसपास ऊपर है। विजय डायग्नोस्टिक, लॉरस लैब, ग्रेविटा आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में IEX है जो कि करीब 31% की मार्केट कैप को लूज कर चुका है एक हफ्ते में। जील 16%, जेनटेक जो कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। वैसे दोस्तों लेट मी टेल यू, मैं जेंटो को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हूँ इन दी लॉन्गर रन, लेकिन बीच बीच में क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है, वॉलेटिलिटी रहती है और मार्केट स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है
और अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करना पसंद करता है बिफोर इट पोस्ट्स वेरी वेरी वीक रिजल्ट्स। तो थोड़े से भी गलती पे मार्केट छोड़ती नहीं है स्मॉल कैप में। आपके पास HUL, रिलायंस 10-10, 12-12, 15-15% नेगेटिव में पड़े रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप HUL को होल्ड करे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स हैं। लेकिन जेंटेक अगर आपका 9%, 10% भी गिरा तो आपको लगता है अबे यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि पलटी मार जाए। है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। एनीवे बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो जियो फिनेंस वाज ऑलमोस्ट 4.5% अप टुडे। लार्सन, रिलायंस, एशियन पेंट्स, आयशा मोटर्स वर द टॉप गेनर्स। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में लीड कर रहा था SBI लाइफ विच वाज 1% डाउन। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेसेस बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं इस समय, जब से गवर्नमेंट ने नया टैक्स रिजीम लाया है। इंश्योरेंस जो लोग लेते थे पहले टैक्स रिबेट मिलता था, वो सारे के सारे डिडक्शंस अब ख़त्म हो गए हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो बहुत ही पुअर हो गया। द ओनली respite for life insurance businesses is not life insurance, is the health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के लोग अभी भी कॉशियस, और एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड भी करता रहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लें, और मैंने इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जब आप हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कॉल बैक का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आपको ये पता नहीं है। ऑल्दो हम लोग ने उसके कई सारे वीडियोज़ भी बना के रखे हुए हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को कैसे सेलेक्ट करें, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप अपनी बेसिक से डिटेल भरेंगे तो ऊपर आपके पास कॉल बैक का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पर एक बेहतर सजेशन भी मिलेगा विच काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस यू वांट बेस्ड ऑन योर पर्सनलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि दोस्तों सबकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक है, ठीक है, तो मेक योर ओन चॉइस। वहीं बात करें आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स के बारे में, लास्ट एक हफ्ते में जहां करीब 13% के आसपास एटर्नल तेज है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल, SBI लाइफ आर द टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वालों में नेस्ले 10% डाउन। बहुत कहना ऐसा होता है दोस्तों कि नेस्ले आपको इतनी भीषण गिरावट के बाद मिले, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं इस स्टेटमेंट को बाद में फ्यूचर में रेफर करूंगा, तो फिर आपको याद दिलाऊंगा कि एक समय था जब नेस्ले 10% डाउन था और मैंने आपसे कहा था ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। कोटक महिंद्रा बैंक 8-9% डाउन। ट्रेंड, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक आर दिया था टॉप अंडर परफॉर्मर्स। वहीं बात करें जहां पर हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है प्रीवियस डे के कंपैरिजन में, उसमें कंपनीज लाइक SCL टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक, HUL, HDFC बैंक एंड नेस्ले, जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर डिलीवरी परसेंटेज है, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों निफ्टी बैंक के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि 56-250 हैपेंस टू बी अ इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे ये ब्रीच होगा तो हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक भी अपने इंपॉर्टेंट, ये तो निफ्टी बैंक है जिसमें कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हमें रिवर्सल दिखाई पड़ा है। निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। So this is Nifty 50 chart. Nifty 50 में दोस्तों let me tell you I am expecting the levels of 24,200। लेकिन अगेन दोस्तों मेरे एक्सपेक्ट करने से या फिर मेरे सोचने से मार्केट तो चलती नहीं है। मार्केट वर्क्स ऑन वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स, बट या इफ़ यू आस्क मी आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू बाय स्टॉक्स एट 24,200 लेवल्स। सो मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी 24,200 का है। लेट्स सी वेयर द मार्केट गोज। फिलहाल आज के दिन हमको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज आज के दिन हमको रिलायंस में बाइंग दिखाई पड़ी है। रिलायंस अपने डिसेंट से रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद भी लगातार गिरता चला जा रहा था, और आज के दिन हमको रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी है, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग निफ्टी 50 में भी ट्रिगर है और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में भी। वैसे भी दोस्तों एक्सपायरी का सीजन आ गया, 2 दिन बाद एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पहले इस तरह के शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर मार्केट बहुत तेजी से भागी है उस महीने तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई पड़ती है। और चूंकि इस महीने अगर आप देखें तो पूरे महीने जुलाई में मार्केट सिर्फ गिरी है, तो चूंकि मार्केट सिर्फ गिरी है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो गए हैं स्पेशली सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो लोग एक दिन में अगर मार्केट ग्रीन होती है तो एकदम से बुलिश हो जाते हैं। सो दोस्तों उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा लेकर गया हूँ। अगर आप देखें तो FIS ने आज के दिन भी सेलिंग ही करी है 4500 करोड़ की। DIS की तरफ से बाइंग है 6000 करोड़ की। सो नेट मार्केट में जो रिवर्सल है, मार्केट में जो आपको ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है, यू कैन एट्रीब्यूट इट मोर टूवर्ड्स द शॉर्ट कवरिंग रादर देन रियल एक्यूमुलेशन गोइंग ऑन। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको एक बाइंग दिखाई पड़ी है फ्रॉम द साइड ऑफ DIIs विच दे हैव बीन डूइंग, लेकिन FIS की तरफ से सेलिंग चालू है। टुडेज डिस्कशन विल नॉट बी फ्रूटफुल अगर हम लोग आज के दिन रिलायंस के चार्ट्स को स्टडी ना करें, क्योंकि रिलायंस को अगर हम लोग स्टडी करें, दिस इज रिलायंस
ना इफ़ यू सी रिलायंस हियर, सो रिलायंस में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, रिलायंस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट लेवल पर आ गया। वैसे लेट मी टेल यू टू बी वेरी फ्रैंक, रिलायंस के रिजल्ट्स ख़राब नहीं थे, बट रिलायंस के रिजल्ट्स उतने अच्छे भी नहीं थे। जिस दिन उसके रिजल्ट्स ऐसे आए थे उसी दिन मैंने ये बात डिस्कस करी थी। तो रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट लेवल 1525 से लगातार गिरता चला जा रहा था। इट हैज़ बिन फॉलिंग constantly and fell from 1550 to as low as 200 exponential moving average, which is nothing but 1380 levels. Now your question can be very simple कि क्या हमें अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए? यस, जो पहला लॉजिकल रेजिस्टेंस है वो है 1440, तो यहाँ से हम लोग को करीब 1440 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्या मार्केट इस लेवल को सस्टेन करेगी या फिर वहाँ से फिर से गिर जाएगी, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज़ अ ग्रेट डिमांड जोन। एज दोस्तों मुझे आपको बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमें लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं तो इतना तो बेसिक आपको भी समझ में आ गया है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात करें दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिनके की रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, जिसमें कि एक है लार्सन। अब लार्सन के बारे में बात करें दोस्तों, लार्सन अभी इतनी बुरी तरीके से गिरा है, मतलब जब से रिजल्ट्स का सीज़न स्टार्ट हुआ है स्टॉक वॉज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट द प्राइस ऑफ $3700। 3700 से स्टॉक गिर के 3400 पहुँच गया। मतलब कोई राइम रीज़न नहीं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। आज के दिन कंपनी ने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। आई विल नॉट से कि रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल। रिलायंस की तरीके अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो 30% अप है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट 39% डाउन है। नो वंडर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में स्टॉक में गिरावट भी हुई है, अभी रिसेंटली ही गिरावट हुई है। अगर आप देखें तो स्टॉक ने करीब 10% की मार्केट कैप अभी लूज़ की है। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 16% अप है रेवेन्यू, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% डाउन। अच्छा, मार्जिन्स दोस्तों, मार्जिन्स आर दी रीजंस आपको यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स 11% थे, जो कि रिड्यूस होकर के भी 9.91% आ गए। दोस्तों मार्जिन्स तो घटेंगे भाई, सैलरी आपको बढ़ा के देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से पहले भी चूँकि बारिश वारिश भी आ गई है तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में भी डिले हो रही है, काम बहुत धीरे चलता है। तो दोस्तों जितना भाई आर्किटेक्ट कह रहा हूँ, रियल स्टेट में या कंस्ट्रक्शन में टाइम इज़ मनी। जितना टाइम आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में ज़्यादा लगेगा उतना आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, सिंपल एज दैट। वहीं बात करते हैं हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, BOI ना। अगर आप बाल्टी BOI क्या आ गया यार, बैंक ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा मुझे। मॉर्निंग में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ इंडिया में हमें एक डिसेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक इंडिया, ऑलराइट। तो हमने कहा था डिसेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, डिसेंट रिजल्ट्स ही आए। स्टॉक भी अपने हाईज अगर आप देखें तो 126 से गिर के अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर पहुंच गया है। बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 32.2% बढ़ा है, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। ग्रॉस NPA में गिरावट है, पिछले क्वार्टर में 3.27% थे ग्रॉस NPA, जो कि रिड्यूस होकर 2.92% आए। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके की NPAs कम हुए हैं। नेट NPA 0.82% से गिर करके 0.75 हुए हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन सरकारी बैंकों का दोस्तों आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब क्या वो पोस्ट करते हैं और क्या एक्चुअली में होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑन पेपर हो जाती हैं। तो बट ठीक है, जो भी पेपर पे है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो पेपर पे नहीं उसके बारे में डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें बैंक इंडिया के, रिजल्ट्स आर ओके। बढ़िया रिजल्ट्स में दोस्तों दीपक फर्टिलाइज़र के रिजल्ट्स आए हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स को अगर हम लोग देखें, स्टॉक आज के दिन करीब 6% के आसपास ऊपर था। अगेन स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया। प्रॉफिट के बारे में बात रहे हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज अप 24%, मैसिव 24% की अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यूज अप 16.5%, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है बोथ हैंड्स में। मार्जिन जो पिछले साल 20.3% थे, अब दोस्तों रेवेन्यू चूँकि बढ़ा है 16%, यही रीज़न है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, पिछले साल कंपनी के मार्जिन 20.3% थे, जो कि थोड़ा सा रिड्यूस हो गए, 19.29% हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कभी भी मार्जिन्स के बढ़ने को बिजनेस की सक्सेस नहीं मानता हूँ।
आपको परफॉर्म करना है, आप अपनी सेल्स बढ़ाइए। आपको परफॉर्म करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट्स को रिड्यूस करिए। सिर्फ मार्जिन बढ़ा करके कस्टमर का खून चूसने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, इसको मैं कोई बहुत बुद्धिमानी या कोई बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल नहीं मानता हूँ। एशियन पेंट्स, वन ऑफ माई पोर्टफोलियो कंपनीज, अगेन स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब करीब 2450 का लेवल है। मार्केट ने इसको इसके ऊपर ले जाने की कोशिश ज़रूर करी थी, बट अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं कर पाया। बट आज के दिन रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आर नॉट वेरी ग्रेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उम्दा रिजल्ट्स हैं, बहुत विस्फोटक नतीजे हैं, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन को समहाउ बीट करने की कोशिश की है। प्रॉफिट जो पिछले साल थे, दैट इज़ 1127 करोड़, जो कि अभी आए हैं 1117 करोड़। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ड्रॉप हमको दिखाई पड़ रहा है। रेवेन्यू मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी ना, दिस इज एक्सपेक्टेशन, ऑलराइट, 1127 वाज एक्सपेक्टेड एंड दिस इज द प्रॉफिट्स। रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था वो था 8835 करोड़, ऑलराइट, और जो आया है वो आया है 8939 करोड़। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बीट करा है रेवेन्यू। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो मार्जिन्स भी मार्केट ने एक्सपेक्ट करी थी 18.1% के मार्जिन्स आएंगे, जो कि 18.2% आए। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि सबड्यूड परफॉर्मेंस है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को तो एटलीस्ट बीट किया ही किया है। दैट इज़ द रीज़न वाई मार्केट चीयर्ड इट एंड आज के दिन स्टॉक हमको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ा है। बट अगर आप मुझसे पूछे पिछले साल के कंपैरिजन में, तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ डाउन 6%, रेवेन्यू इज़ डाउन 1.5%। मार्जिन्स के बारे में बात करें, पिछले साल 18.91% के मार्जिन्स थे, जो कि जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया 18.21% के मार्जिन्स आए हैं। तो क्या बताता है दोस्तों, ये बताता है कि मार्केट में प्रेशर है। और स्टॉक भी पिछले साल से अगर आप देखो, अगस्त सितंबर में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3400 के प्राइस से, वहाँ से तो काफ़ी गिर चुका है ना। अगर आप देखो स्टॉक 2400-2500 चल रहा है, तो स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट, द एंटायर कंपनी हैज़ लॉस्ट मोर देन 30% ऑफ मार्केट शेयर। 30% गिर चुका है, लेकिन प्रॉफिट कितना गिरा है? 6%, रेवेन्यू सिर्फ 1.5%। तो क्या ही हिला पाया है ग्रासिम, है ना। मतलब ज़्यादा तो मैं हिलाने की बात, मतलब मार्केट पोजीशन को क्या ही शेक कर पाया है, ऑलराइट। वहीं बात करते हैं एक मेरे पसंदीदा शेयर की, जिसको कि मैं बीच बीच में रेफ़र भी करता रहता हूँ। अगेन मेरा किसी स्टॉक में व्यू पॉजिटिव है या बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी उसको ख़रीद लें। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। दोस्तों स्टॉक का नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस। आज के दिन इसके रिजल्ट्स आए हैं, 44% अप है प्रॉफिट। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ अ 44%, मैसिव। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 44% अप। दोस्तों अब यहाँ देखो, कंपनी के मार्जिन्स पिछले साल 8.2% थे, अभी कितने मार्जिन है मालूम है? 7.4%। तो कंपनी ने मार्जिन्स को नहीं बढ़ाया, अपने कस्टमर्स का खून नहीं चूसा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाया है, अपना धंधा बढ़ाया है, अपने बिजनेस के जोग्राफिकल लोकेशंस को बढ़ाया है, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है, रेवेन्यू बढ़ाया है और वहाँ से प्रॉफिट बढ़ाया है, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन ऑफ अ वेरी गुड बिजनेस। यही रीज़न है दोस्तों, स्टॉक आज के दिन 4.5-5% के आसपास ऊपर था। बट वन थिंग टू बी नोटेड कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। अपार इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स को मैंने डिस्कस नहीं किया, राइट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हाईलाइट द रिजल्ट्स ऑफ अपार इंडस्ट्रीज़। अगेन वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेसेस। जिनको पता नहीं अपार इंडस्ट्रीज़ करता क्या है, तो दोस्तों अपार इंडस्ट्रीज़ ट्रांसफार्मर बिजनेस में, ट्रांसफार्मर ऑयल बनाना, ट्रांसफार्मर के बिजनेस पे काम करते हैं। दोस्तों इंडिया में जिस तरीके से पावर बढ़ रहा है, पावर कोई भी खरीदे, कोई भी एक्सचेंज खरीदे, ट्रांसफार्मर तो आपको चाहिए, ट्रांसफार्मर का ऑयल आपको चाहिए। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 43.9% बढ़ा है, और मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू है ये बढ़ता रहेगा, इंडियन पावर की डिमांड बढ़ती रहेगी। डोमेस्टिक रेवेन्यू 62.9% बढ़ा है, वॉल्यूम ग्रोथ 17.5% बढ़ी है। एक्सपोर्ट हालांकि पिछले साल 29.5% था, जो कि थोड़ा सा डिप किया है, 20.1% पे है, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। जैसे कि आप देख रहे हैं माहौल जिस प्रकार का चल रहा है, थोड़ी तो प्रॉब्लम है ही है। तो हमको हर एक फ्रंट पे अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, पिछले साल जो प्रॉफिट्स थे 202 करोड़ के, जो कि बढ़ के 262 करोड़ हो गए। रेवेन्यू जो पिछले साल 3982 करोड़ थे, जो कि बढ़ करके अभी 5044, मतलब आप पकड़ लीजिए 26.4% का जंप है रेवेन्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ मैसिव। तो ये रीज़न है दोस्तों कि स्टॉक आज के दिन सॉलिड अप था, और मेरे हिसाब से ये जो ग्रोथ है आगे कंटिन्यू रह सकती है। आज के दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर था, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ हैप्पीएस्ट माइंड्स। बहुत ज़्यादा धोई गई है ये कंपनी।
मतलब अभी तक तो मैंने कभी इसके रिजल्ट्स को स्ट्रॉन्ग पोस्ट होते देखा नहीं। आज बहुत दिनों के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ थे, पता नहीं कहाँ से धंधा ले आया इतना, वो प्रॉफिट बढ़ करके 571 करोड़ हो गए और धंधा भी बढ़ा है। रेवेन्यू जो पिछले क्वार्टर में 5445 करोड़ था, जो कि बढ़ करके भी 5490 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वही काम किया है जो कि थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ, मार्जिन्स, जो कि पिछले साल 11.26% के मार्जिन्स थे, जो कि बढ़ा के 13.03% किए हैं। अब हो सकता है इसमें मार्जिन्स बढ़ाने का रीज़न हो सकता है ले ऑफ, उन्होंने कुछ ले ऑफ किए होंगे, कुछ हायरिंग कम करी होगी। अब ये रीज़न ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पार्ट होता है इसमें, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। फिलहाल स्टॉक के रिजल्ट सरप्राइजिंग थे और आज के दिन स्टॉक वाज अप ऑल्सो। कितना अप था? स्टॉक वाज अप 3%, स्टॉक वाज अप ऑलमोस्ट 3% अप। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। हमसे जुड़ना चाहते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डू नॉट मिस हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप भगवान न करे टचवुड, आप जब कभी भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, देन यू रियली वैल्यू योर हेल्थ एंड एनीवन कमिंग टू योर हेल्प इज गोइंग टू बी योर हेल्थ इंश्योरर फर्स्ट। तो प्लीज़ टेक योर हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।